हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहला एरिया वेक्टर और दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो शुरू करते हैं भाई। पहला टॉपिक जिसका नाम है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर तो एरिया वैसे तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन फिजिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए इसको वेक्टर कंसीडर किया जाता है। और वेक्टर कैसे कंसीडर किया जाता है भाई, जैसे मान लो कोई भी एरिया है। अब एक जो पर्टिकुलर एरिया है, बड़ा एरिया है, उसको हम कभी भी वेक्टर नहीं कंसीडर कर सकते। अब इस एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है भाई। जब इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो इसका एक छोटा सा पार्ट है इस टाइप से, डीएस। डीएस का मतलब स्मॉल सरफेस एरिया। डीएस का मतलब स्मॉल सरफेस एरिया। और इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, नॉर्मल, जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल या परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब यहाँ पर ये स्मॉल एरिया डीएस हो जाएगा। ठीक है भाई। और इसके साथ में इसकी डायरेक्शन हो जाएगी परपेंडिकुलर। इसको माना जाएगा एरिया वेक्टर। यानी वेक्टर एक छोटा एरिया, स्मॉल एरिया, और उसके परपेंडिकुलर उसकी जो डायरेक्शन कंसीडर की जाए, दोनों एक साथ कंसीडर किया जाए, तो उसको बोलेंगे हम एरिया वेक्टर। वैसे एक एरिया क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे भी मान लो स्फीयर का केस है, इस टाइप से कोई स्फीयर है, इसका अगर हम एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर कंसीडर करें, ds सरफेस एरिया, और इसके एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाए नॉर्मल, तो ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाएंगी, एक एरिया वेक्टर बनाएंगे। स्मॉल सरफेस एरिया, साथ में इसके जो परपेंडिकुलर होगा, डायरेक्शन होगी, नॉर्मल होगा, वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक एरिया वेक्टर बनाएंगे। अब इस स्फीयर पे देखा जाए तो यहाँ पर अगर इसको ds कंसीडर किया जाए तो इधर हो जाएगा नॉर्मल, और ये ds। ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर की तरफ हो जाएगी। जहां पर सरफेस एरिया और नॉर्मल दोनों को एक साथ कंसीडर किया जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर बोलेंगे भाई। अब एरिया वेक्टर को हम लिखते कैसे हैं, अब जैसे कि हमने बताया भाई, डी एस एक सरफेस एरिया है, उसको वेक्टर की फॉर्म में लिखा जाएगा। डी एस वेक्टर इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, डी एस साथ में यूनिट वेक्टर एन कैप। ठीक है भाई। ds तो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। n कैप क्या होगा, एक यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो n कैप क्या है यहाँ पर, n कैप तो हो जाएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है भाई। यानी जो n कैप होगा वो हमेशा जो सरफेस एरिया, सरफेस हमने कंसीडर किया, उसके परपेंडिकुलर होगा या नॉर्मल होगा। ठीक है भाई। और ds क्या है यहाँ पर, ds है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है भाई। और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक एरिया वेक्टर बनाएंगे। ठीक है भाई। तो ये था एरिया वेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। और इसके बेस पर बहुत सारे टॉपिक आपके फिजिक्स में सोल्व होने वाले हैं, फर्स्ट यूनिट में भी और थर्ड यूनिट में भी। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फ्लक्स का मतलब क्या होता है भाई, बंडल या गुच्छा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हो जाएगा बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक साथ बंडल या गुच्छा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैसे प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इट इज द number of electric field lines passing through an area, passing through an area, क्लोज एरिया बोलेंगे। एक क्लोज एरिया में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, पास होती हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे भी मान लो यहाँ पर एक एरिया है इस टाइप से, और इसमें से 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है इस एरिया में से, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
ठीक है भाई, 30 लाइंस पास होती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है भाई उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये तो फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल के लिए डी फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए यूज होता है, डी फाई स्मॉल वैल्यू के लिए यूज होता है। और मैथमेटिकली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, मैथमेटिकली मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन है। डी फाई ई से लिख लेंगे, या सिंपली डी फाई से भी लिख सकते हैं भाई। तो डी फाई इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। अब जब डॉट प्रोडक्ट है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा, इस टाइप से लिखा जा सकता है, क्योंकि ए डॉट भी क्या होता है, ए भी कोस थीटा के बराबर होता है। तो ई डी एस कोस थीटा, यहां पर थीटा क्या होगा, थीटा होगा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है भाई, थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है भाई, तो अब एंगल है दोनों के बीच में, तो हम इसको कैसे ड्रा कर सकते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये आपका कोई एरिया है, ये इसकी डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर। ठीक है भाई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कुछ इस टाइप से हैं। यहां पर जो एंगल बनेगा इनमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच वो हो जाएगा थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब जो डी फाई की वैल्यू किस बात पर डिपेंड करती है, कोस थीटा के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, अगर ये वैल्यू जीरो है तो ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसको हम लिखते हैं दोबारा से, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। मैं इसको सिंपली डी फाई से लिख रहा हूं, ई आपकी इच्छा है लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। ये इंडिकेट करने के लिए भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है भाई, अब फर्स्ट केस, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है, तो उस केस में डी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस, यानी एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, सेकंड केस क्या हो सकता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है अभी, 0। तो डी फाई क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो यहां पर वैल्यू कैसी आ जाएगी, 0। थर्ड केस क्या हो सकता है, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, तो थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो 180 डिग्री, तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी एस कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री, कोस 180 की वैल्यू होती है -1, तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, माइनस ई डी एस, तो ये कैसी वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव। तो डी फाई कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है भाई, 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी एरिया में वो पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी, जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम होगी, इस टाइप से। ये जैसे डीएस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे इस टाइप से, भाई एरिया इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ है,
तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है भाई, तो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। और इसको हम दूसरी दूसरी तरीके से किस टाइप से लिख सकते हैं भाई, थीटा इज इक्वल टू अगर वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 0 है तो डी फाई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और थीटा इज इक्वल टू 90 है तो फाई की वैल्यू क्या है, डी फाई की वैल्यू 0 है। और थीटा इज इक्वल टू अगर 180 डिग्री है तो डी फाई की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। ठीक है भाई, तो यहां से कंक्लूजन निकाला जा सकता है, अगर थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 से कम है तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। और थीटा की वैल्यू अगर 90 है तो डी फाई की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है, 180 से कम, 180 तक क्या रहेगी, वैल्यू नेगेटिव रहेगी। ठीक है भाई, इस चीज को ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसकी एसआई यूनिट क्या होंगी और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बोर्ड के एग्जाम में भी या कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं भाई, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला या एसआई यूनिट क्या होंगे। ठीक है भाई, तो यहां से सबसे पहले इसका एसआई यूनिट निकालेंगे, डी फाई एसआई यूनिट। तो डी फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स बाय चार्ज, ये होता है फोर्स बाय चार्ज। तो इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, न्यूटन पर कूलम। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज, फोर्स के यूनिट हो जाए और न्यूटन हो जाएंगे, चार्ज के कूलम हो जाएंगे। डीएस क्या है, एरिया, एरिया के क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर, कोस थीटा का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम सिंपली। तो ये इसकी ऐसा यूनिट आ जाएंगी। ठीक है भाई, उसके बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसी तरीके से निकालेंगे भाई। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये होता है फोर्स बाय चार्ज, यानी फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम एल टी माइनस 2। चार्ज का होता है एटी और एरिया का क्या होता है एल स्क्वायर। इस सारे को सोल्व करेंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, एम एल की पावर 3 हो जाएगी, 1 यहाँ से 2 यहाँ से 3, और टी की पावर कितनी हो जाएगी भाई, -3, और ए की पावर आ जाएगी -1। ठीक है भाई, उसके बाद जैसा कि आपको पता है भाई डी फाई क्या है, एक स्केलर प्रोडक्ट है। तो डी फाई कैसी क्वांटिटी होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है भाई, तो ये इसके एसआई यूनिट हो जाएंगे, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर के बारे में।